हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ डिड द वेरियस कल्चरल प्रोसेसेस डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कैसे 19th सेंचुरी में इंडिया में बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस ने यानी कि सांस्कृतिक तरीकों से जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो सोच थी यानी कि सब कनेक्ट होकर के आपस में जुड़ करके देश के लिए एक हो गए थे, इसकी जो सेंस थी, जो इसकी भावना थी, वो किस तरीके से डेवलप हुई थी। तो यहाँ पे हमको वो डिस्कस करना है कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग कल्चरल प्रोसेसेस थी जिसके वजह से सभी लोग एक हो गए थे और सभी में देश के लिए प्रेम जाग गया था। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि जो सभी लोग एक हो गए थे, आपस में जुड़ गए थे, इसकी जो सेंस है, इसकी जो भावना थी, जो फीलिंग थी, वो थोड़ी सी आई थी यूनाइटेड स्ट्रगल्स के एक्सपीरियंस से, यानी कि सभी लोग आपस में मिलकर के देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। यूनाइटेड यानी कि सभी लोग एक हो गए थे उस समय। तो उसके अनुभव से भी कहीं ना कहीं सब लोग एक हो गए थे और देश के लिए प्रेम आ गया था। इसके अलावा उस समय बहुत सारी कल्चरल प्रोसेसेस थी, सांस्कृतिक तरीके थे जिसके वजह से लोगों की सोच में नेशनलिज्म की भावना आ गई थी, देश के लिए देश प्रेम की भावना, देश के हित के लिए, देश के फायदे के लिए सब लोग सोच रहे थे। और जो हमारा इतिहास है, जो हिस्ट्री है और जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसके अलावा जो फोल्कलोर है यानी कि जो लोक साहित्य है और जो सॉन्ग्स थे, जो गाने थे, जो प्रिंट्स थे, प्रिंट्स यानी कि जो चिन्ह बनाए गए थे, जैसे कि इंडिया का खुद का एक झंडा बनाया गया था, या फिर जो सिंबल्स थे, जो प्रतीक थे, जो चिन्ह थे, उन सबसे लोगों को एक होने की भावना मिली। तो इस तरीके से इन सभी चीजों ने नेशनलिज्म की भावना को बनाने के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट किया। किसी एक चीज से देश के लिए प्रेम नहीं आया। इन सभी चीजों से, जो कि अभी हमने डिस्कस की, इन सभी चीजों से लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो है वो आगे आई थी। और किसी भी देश की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो अक्सर हमने देखा है कि किसी न किसी इमेज के रूप में, किसी न किसी छवि के थ्रू ही किसी भी देश को एक आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है। एंड इसलिए यहाँ पे लोगों को एक इमेज बनाने के लिए हेल्प मिली जिसके द्वारा इंडिया देश को भी पहचाना जा सके। एंड इसीलिए 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में, नेशनलिज्म की भावना के बढ़ने के साथ साथ भारत माता के इमेज के रूप में या भारत माता की इमेज के साथ में इंडिया को एक नई पहचान मिली। यानी कि स्टूडेंट्स, देश की भावना को दिखाने के लिए एक इमेज की जरूरत होती है। तो उस समय 20th सेंचुरी में भारत माता की इमेज बनाई गई थी और वही भारत के पहचान का भी हिस्सा बन गई थी। और ये नेशनलिज्म का जो आइडिया था, जो ये विचार था, ये असल में मूवमेंट्स के जरिए, आंदोलन के जरिए चलाया जा रहा था ताकि इंडियंस का जो फोल्कलोर है यानी कि जो लोक साहित्य है, जो उनका खुद की संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जीवित रह पाए। रिवाइव करना यानी कि पुनर्जीवित करना, उसको फिर से जिंदा कर दिए थे लोगों ने, वो भी नेशनलिज्म के इस आइडिया से। एंड इसलिए 19th सेंचुरी के लास्ट में इंडिया में जो नेशनलिस्ट थे, जो कि अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उन्होंने अपनी लोक कथाओं को, जो अपने देश की जो कथाएं थी और जो गाने थे, उन सभी को कवियों के द्वारा रिकॉर्डिंग की जाने लगी। बार्ड्स यानी कि पोएट्स होते हैं, जो कि कवि होते हैं, जो कि कविताएं लिखते हैं। तो कविताओं के रूप में उन्होंने अपनी लोक कथाओं को लिख करके रिकॉर्डिंग करने लगे ताकि लोगों के बीच में देश के लिए जो प्रेम है, जो फीलिंग है, वो जिंदा रह सके। और जैसे जैसे ये नेशनल मूवमेंट यानी कि देश के जो मूवमेंट थे, आंदोलन थे, संघर्ष थे, ये आगे बढ़ते गए, तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो नेता थे, वो इन सिंबल्स एंड आइकॉन्स के बारे में यानी कि इन प्रतीक चिन्हों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए, अवेयर होते गए, जिससे कि इन लीडर्स ने लोगों को एक करने की कोशिश की, उनको इंस्पायर करने की कोशिश की, उनको मोटिवेट करने की कोशिश की, उनको प्रेरणा देने की कोशिश की, ताकि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो जिंदा रह सके, उनके अंदर देश के लिए जो प्रेम है वो जिंदा रह सके। और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था, तो ये एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसी लड़ाई थी जहां पे वो स्वदेशी चीजों को यानी कि अपने देश की बनाई चीजों को ही उपयोग करे, इस चीज के बारे में बात कर रहे थे। तो इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक 3 कलर का झंडा बनाया गया था जिसमें रेड, ग्रीन और येलो, लाल, हरा और पीला कलर डाला गया था और डिजाइन किया गया था। एंड इसके अंदर 8 लोटस यानी कि 8 कमल के फूलों को भी दिखाया गया था, जिसमें ये 8 लोटस ये रिप्रेजेंट कर रहे थे उन 8 प्रोविंसेस को
उन 8 राज्यों को जहां पे ब्रिटिश इंडिया थी उस समय। एंड इसके अलावा इस 3 कलर के झंडे में क्रिसेंट मून, यानी कि जो आधे से भी कम जो मून होता है इस टाइप के शेप में होता है। ओके, तो जो क्रिसेंट मून है उसको भी बनाया गया था। और ये क्रिसेंट मून जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स लोग रहते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में देश के लिए प्रेम और जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो जिंदा रही। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग यानी कि अपने देश के लिए एक झंडा डिजाइन किया गया था। उस झंडे में भी 3 कलर थे, एक व्हाइट, एक ग्रीन और एक रेड। तो ये 3 कलर थे। और इसके अलावा इसके बीच में उन्होंने स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे को भी बनाया था। चरखा यानी कि एक ऐसी मशीन जिससे कि हम अपने कपड़े खुद बना सकते हैं, बुन सकते हैं। तो स्पिनिंग व्हील को भी उन्होंने इस झंडे के बीच में बनाया था, जो ये सिंबलाइज करता है, ये दिखाता है कि हमको हमारी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प यानी कि हमें हमारे काम खुद करने पड़ेंगे। दूसरे देशों पर, अंग्रेजी सरकार पर हमको डिपेंड नहीं करना चाहिए। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने मार्चेस के दौरान यानी कि जब वो यात्राएं कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इस फ्लैग को बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे यानी कि ऊंचा पकड़ के रखे हुए थे। अलोफ्ट यानी कि ऊंचा, हायर प्लेस पे, या आप बोल सकते हैं कि हाथ ऊपर करके उन्होंने इस झंडे को पकड़े हुए थे। और ये भी एक तरह का विरोध जताने का ही तरीका था। डेफियंस यानी कि विरोध दिखाना या अपोज करना। तो क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे तो ये भी एक तरह का सिंबल बन गया था अपोज करने का, विरोध करने का। तो इस तरीके से अलग अलग कल्चरल प्रोसेसेस ने, सांस्कृतिक तरीकों ने 19th सेंचुरी में इंडिया को एक बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, देश के लिए जो उनका प्रेम है, जो उसके लिए फीलिंग है, वो जिंदा रह सके। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।